बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज की शो में हमने जो अहम मौज़ूआत हैं उनका तज़किरा कर लेते हैं। आगाज़ में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अफ़गान सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है, उसके हवाले से पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से डिटेल से बातचीत करेंगे। और PP38 का इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मार्का है वो सर कर लिया है। गुजरांवाला से एक बड़ी डेवलपमेंट आई है, उसका भी तज़किरा करेंगे। लेकिन सर, आगाज़ करना है हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम कुत्ता साहब पकड़े गए। जी सर, उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत है और आपने सर चेहरा मुबालिक जो है वो लिखा है। हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को वो पढ़ कर सुना दें। आगाज़ उससे करें। आगाज़ उससे करते हैं सर। आज हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो तीसरे खलीफा राशिद हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, दो बेटियां उनके घर, इसलिए उनके ज़िन नूरैन कहते हैं, दो नूरों वाला। और उन आज के दिन वो शहीद हुए और उनका जो चेहरा है वो हम उसका मुताला करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान पैकरे शर्म हया, बंदा ए तस्लीम व रज़ा, साहिब जूदो सखा। बहुत बड़े ताजर थे और बहुत फयास थे। एक अव्वलीन मुसलमान, यानी इब्तदाई जो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनमें शामिल थे। उनकी भेड़ें बेशुमार, उनके रेवड़ बेशुमार। क्या बात। यूँ पढ़े आप, उनके रेवड़ बेशुमार, उनके ऊंट कतार अंदर कतार। वो सबसे बड़ा सरमायादार। क्या बात। उसका सरमाया इस्लाम का साहिबान, उसकी तजारत आकबत का सामान, उसकी दौलत अहले फ़क्र पर कुर्बान, सुभान अल्लाह। उनकी हर मुश्किल आसान। कोताह कामत न तवीलुल कामत, कद पर मौजूनियत कुर्बान, दरमियाना कद। भूरे और घने बाल, नाजुक खदो खाल, दाढ़ी घनी और लंबी, सुभान अल्लाह। रंग गंदमी, पेशानी चौड़ी, शान कुशादा, सीना चौड़ा, गोश्त से भरा, चेहरा रोशन, मिसाले कहकशान। सुभान अल्लाह। जैसे इब्राहीम बुलंद मर्तबत, कहते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुशाबत थी उनकी। आली शान, हुस्न उस पर नाजा, चांदनी उस पर कुर्बान। सुभान अल्लाह। उसकी इज्जत दुख्तरान नबी, उसका घर सातवां आसमान, किसी और की कहाँ ये शान। सुभान अल्लाह। इसहाब नबी के दरमियान, उसकी सूरत सूरत ईमान, उसकी सीरत ईमान की तर्जमान। सुभान अल्लाह। वो सफ़ीरे आकाए दो जहान, उसकी जान रसूल खुदा को अजीज़ अज जान, उसका हाथ नबी का हाथ। सुभान अल्लाह। वो बाए से बैत रिजवान, जब उनकी तलानी आ रही थी, जब सफ़ीर बना के भेजा तो रसूलुल्लाह ने जो बैत ली और अपने हाथ को उन्होंने कहा कि ये उस्मान का हाथ है। सुभान अल्लाह। वो बाए से, उसका हाथ नबी का हाथ, वो बाए से बैत रिजवान, उसकी बख्शिश पर गवाह खुद रसूल आखिर ज़मान। सुभान अल्लाह। यानी जो जिन लोगों की अशरा मुबशरा 10 सहाबा जिनके बारे में कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बख्शिश की बशारत दी अपनी ज़िंदगी। उनमें हज़रत उस्मान शामिल थे। उसकी बख्शिश पर गवाह खुद रसूल आखिर ज़मान, उसका चुनाव जमहूरियत का निशान। जोकतर जोक लोग जो थे उन्होंने कहा हम हज़रत उस्मान को खलीफा बनाएंगे। उसकी खिलाफत अवाम की तर्जमान, उसका नाम सबके नोके ज़बान, उसके हामी
कारवां दर कारवां, उसकी हुकूमत मादरे मेहरबान, उसके लश्कर मर्गे दुश्मनान, उसका परचम शाम ता खरासान, उसका अहद कसरतों इशरतों का सामान, उस पर अफुव दरगुजर हैरान, उसके मुकाबिल अशखास बदगुमान। वो उठा, जब वो उठे तो फितना बर्पा हो गया। वो उठा कि उठा इत्तेहाद का निशान, उसके बाद मुंतशर मुसलमान, उसकी शहादत मजलूमियत का उन्वान, फितना हाय ताज़ा का सामान, उसके खून से रंगीन हरम की दास्तान, तलावत दौरान तलावत ली उसकी जान, ये कहर अल हफीज अल अमान, वो जामेउल कुरान कारी नज़र आता था, हकीकत में था कुरान। वाह वाह, निहायत खूबसूरत शामिर साहब, और इससे बेहतर, इससे खूबसूरत आगाज़ मेरे ख्याल से आज के प्रोग्राम का नहीं हो सकता था। बहरहाल शामिर साहब, अपने जो आज के जो दूसरा टॉपिक है उसकी जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफ़गान सहाफ़ियों से मुलाकात की है और इंतहाई अहम मुलाकात रही। इस दौरान गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। Pakistan has broken off all diplomatic relationship with India, and unfortunately until they restore that statehood we cannot really have a trilateral talk, which means India, Pakistan and Afghanistan. Recently there have been statements from Afghanistan which basically accuse Pakistan of what is happening there, and it's very unfortunate because we feel that no country has tried harder than Pakistan to force the Taliban to get on the dialogue table, first with the Americans and then trying to get them on a dialogue table with the Afghan government. What the Taliban are doing or not doing has nothing to do with us. You know, you have to speak to Taliban about what they're doing. We are not responsible. Neither are we some spokespersons for Taliban. Second solution is to have a government, a political compromise between the Taliban and the government, to have a compromise, an inclusive government. That is the only solution. I got the impression that somehow the Afghan government feels that we should take some sort of a military action against, force whoever the Afghan, or you know, who the few pro-Taliban people or Taliban leaders are here. We do not want, we will do everything, but we will not use military force anymore in Pakistan. नाज़रीन, गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिज़ा की। शामिर साहब, जो बातें हुई उस पर तो आगे चल कर आते हैं, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मुलाकात की वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अफ़गान सहाफ़ियों से, ये कितना अच्छा इक़दाम था, क्योंकि वहाँ पर हालत जंग है और जिस तरीके से नैरेटिव जो पाकिस्तान के मुखालिफ वहाँ पर बयान किया जाता है, ऐसी सूरत में, ऐसे तनाजुर में ये मुलाकात कितनी अहम है? ये मुलाकात बड़ी इसकी अहमियत है और बड़ी अच्छी कोशिश थी ये, और क्योंकि बराह रास्त अफ़गानिस्तान के दानिश्वरों से, मीडिया के लोगों से, नौजवानों से वज़ीर-ए-आज़म ने तबादला ख्याल किया, उनके सवालों के जवाब दिए, और बड़े खुले दिल के साथ, और बड़े यानी मौसर दलाइल थे उनके। जब उनसे पूछा गया कि जो इंडिया है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ये तीनों मिलकर क्यों नहीं बैठते, और ये कोई इनकी आपस में मिल के बैठे और कोई रास्ता तलाश करें, तो उन्होंने बताया कि इंडिया जो है उसने 5 अगस्त 2019 का जो यकतरफा इक़दाम किया है, कश्मीरियों के हकूक़ गसब किए हैं, उसका रियासती स्टेटस ख़त्म किया है। जब तक वो इक़दाम वापस नहीं ले लेता, उस वक्त तक इंडिया के साथ बातचीत नहीं हो सकती। और फिर जब ये पूछा गया कि अशरफ गनी से जब आपकी बातचीत हुई, उसके बाद लगता है कि कोई फासला पैदा हुआ है, इसकी क्या वजह है? तो उन्हें यह भी बताया, देखिए 30 लाख अफ़गान मुहाजिर पाकिस्तानी सरजमीन पर वाक़ है। पाकिस्तान उन पर फौज नहीं चढ़ा सकता। बिल्कुल। अगर उन्होंने कहा कि अगर वो लोग
उनमें से कोई लोग आते हैं या जाते हैं अफगानिस्तान, या उन्हें पूछा ना कि कोई मैयतें आई हैं अफगानिस्तान से, उनके बारे में सवाल हुआ। बिल्कुल। तो अफगान मुहाजिरीन जो हैं 30 लाख, उन पर पाकिस्तान कैसे पहरा बैठा सकता है? बिल्कुल। और कैसे ये तवक्को पूरी कर सकता है कि उन पर लश्कर कशी कर दे, इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं? और फिर कैसे पता चला सकता है कि कौन आदमी किस वक्त कहाँ चला गया और उसने क्या काम कर लिया? रोजाना आमदरफ्त होती है, आना जाना लगा रहता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये लोग जो हैं आप इनको वापस ले जाएं। अफगान मुहाजिरीन अगर वापस चले जाते फिर ये बात होती तो इसमें वजन होता। बिल्कुल। और पाकिस्तान मजीद मुहाजिरीन का मुतहम्मल नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी बताया कि देखें, अशरफ गनी साहब की जो ये तवक्को है कि उन पर फौजी कार्रवाई की जाए, तालिबान के लीडर हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ हैं, वो भी इनमें शामिल हैं, उनकी फैमिलीज को क्या हम गिरफ्तार कर लें? क्या उनको सौबत में मुब्तला करें? बिल्कुल। ये कितना गैर इंसानी फेल होगा जिसकी पाकिस्तान से तवक्को लगाई जाती। तो ये सारी सूरत हाल उन्होंने वाजे की। और अब ये गेंद जो है अफगानिस्तान की कोर्ट में है। अफगानिस्तान में अशरफ गनी साहब हैं, तालिबान हैं, उनको बैठकर मसला हल करना है। और वज़ीर आज़म का एक दलील बड़ी उन्होंने पूछा गया कि भाई अमेरिका को आप फैसिलिटेट करेंगे कोई ऐसे कि यहाँ से वो कोई फौजी कार्रवाई करे, यहाँ से कोई फज़ाई कार्रवाई करे? तो उन्होंने कहा जब अमेरिका की और नेटो फोर्सेस मौजूद थी 1.25 लाख के करीब, उस वक्त वहाँ से कार्रवाइयाँ हो रही थी। तो 1.25 लाख फौज जब मौजूद थी और कार्रवाइयाँ वहाँ से हो रही थी, अगर उस वक्त अपने मतलब के नतायज हासिल नहीं किए जा सके तो आज पाकिस्तान से चंद गोले दाग कर और चंद जहाज उड़ाकर आप कैसे वो मकसद हासिल कर सकते? बिल्कुल। तो पाकिस्तान इस आग में हाथ नहीं जलाने वाला। उन्होंने कहा जब नेटो की अफवाज मौजूद थी, जब अमेरिका की अफवाज मौजूद थी, उस वक्त उनके दबाव में तालिबान से बात करनी चाहिए थी, तालिबान को मजबूर करना चाहिए था कि बातचीत से मामला करते। बिल्कुल। उस वक्त अगर ये नहीं किया जा सका और ये कोताही हुई है तो अब पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है? बिल्कुल। तो अब पाकिस्तान तो नेक तमन्नाओं का इज़हार कर सकता है, कोशिश कर सकता है, लोगों परसुएट करने की कोई काविश कर सकता है, अपनी बाड़ लगा सकता है, ये अपनी बाड़ लगा सकता है, और क्या कर सकता है? बिल्कुल। तो पाकिस्तान और फिर अफगान सफीर की जो बेटी का मामला बिल्कुल, था, बिल्कुल, उसको भी उन्होंने वाजे किया। आज वाजे किया कि भाई जो हमने तफ्तीश की है, जो टैक्सी ड्राइवर्स पकड़े हैं, वो उसमें उस बात की तस्दीक नहीं होती जो वो सिलसिला जो बेटी है जो वो बयान कर रही है। लेकिन अब क्योंकि वो चले गए सफीर साहब भी, उनकी बेटी भी, तो अब मामला कैसे आगे बढ़ाया जाए? तो अफगान वफद यहाँ आएगा, उनसे बातचीत करेंगे, उनके सामने हक़ाइक़ रखेंगे और फिर जो उनको मालूम हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरी बात ये देखिए, अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मतलूब है। बिल्कुल। सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक बहाल नहीं हो सकता, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का ताल्लुक बहाल नहीं हो सकता, रेल का, सड़क का बिल्कुल रास्ता नहीं खुल सकता। ताजिकिस्तान तक लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान को इंतहाई अजीज़ है, इंतहाई मतलूब है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बड़े अच्छे वकील के तौर पर, एक माहिर का वकील के तौर पर अपना मुकदमा पेश किया उन नौजवानों के सामने जो उनसे सवाल कर रहे थे, और वाज़े किया। और ये बड़ी काबिले दाद काविश है। और वज़ीर आज़म के अंदर ये खूबी मौजूद है कि वो अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकते हैं, कुदरत रखते हैं, और अल्फाज का चुनाव उनका जो है वो ऐसा होता है जो आपको असर करता है। और उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा अच्छा मुकदमा लड़ा है, और ये एफर्ट जारी रहनी चाहिए। ये जो कोशिश है तबादला ख्याल की, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में
आमद की और रफ्त की ये पहली काविश नहीं थी, इसको आखिरी नहीं होना चाहिए, आखिरी नहीं होना चाहिए, ये जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान से लोग वहां जाएं, बिल्कुल, वहां से यहां आए, और ताकि हम अपनी बात पहुंचा सके, समझा सके कि हमारा नुक्ता नजर क्या है। और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का अमन, ठीक है, अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने 70,000 जानों की कुर्बानी दी है। बिल्कुल, पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। अरबों यानी सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ है पाकिस्तान की मईशत को। तो पाकिस्तान ये आरजू रखता है कि अमन कायम हो अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो मुतहारब अनासर हैं, वो एक दूसरे को स्पेस दें, उनका मुल्क है, उसको संभालें, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और यही जो बात है वज़ीर-ए-आज़म साहब भी हर फोरम पर कर रहे हैं। बहरहाल बड़ी डिटेल से शामी साहब इस पर गुफ्तगू होगी। गुजरांवाला के एक और बड़ा अहम मामला है, उसकी जानिब बढ़ते हैं। और गुजरांवाला में जो कमिश्नर साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े भले आदमी हैं, लेकिन उनका कुत्ता जो था वो गायब हो गया। हाँ जी, या अगवा हो गया या चोरी हो गया। तो उसकी तलाश में पुलिस लगी हुई थी। अब कई लोगों ने कहा कि भाई ये जो गुजरांवाला की पुलिस ने कुत्ता तलाश कर लिया, तो ये तो बड़ी माहिर पुलिस है, इसको तो मिसिंग पर्सन्स की दुआई लोग देते रहते हैं। सारी पुलिस लगेगी तो फिर तो मिलेगा। और हंगामा रहता है, औरतें शोर मचा रही हैं, बच्चे हंगामा कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन्स का, हमारे लोग नहीं मिलते, कहाँ गायब हो गए हैं। कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी जनाब बलोचिस्तान में, कभी कराची में। तो ये तो गुजरांवाला की पुलिस को वो मिसिंग पर्सन्स की तलाश पर भी लगाना चाहिए। दुनिया भर में जो कुत्ते होते हैं वो मुजरिमों को तलाश करते हैं, तो यहाँ पे आपने इस कुत्ते को तलाश किया है। तो जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से तलाश किया गया। ब्यूरो चीफ गुजरांवाला हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, शामी साहब। पहले तो मुबारक हो आपको कि कुत्ता तलाश कर लिया गुजरांवाला पुलिस ने। जी जी तो आप ये बताइए ये हुआ क्या था, ये कुत्ता कितना कीमती है और कहाँ से गया? कोई अगवा हो गया था या कोई उठा के ले गया था या खुद ही कहीं सैर करने चला गया था? ये हुआ क्या है? सर ये इसके बारे में तो यकीनी कोई राय नहीं दी जा सकती कि ये खुद ही चला गया या कोई इसको उठा के ले गया, लेकिन ये कीमती और इम्पोर्टेड डॉग था। ये बिल्कुल बजाय है कि ये 2 दिन कबल जो है ना जी, परसों तरसों ये कहीं निकल गया या इसे कोई उठा के ले गया। ये आला नस्ल का कुत्ता है? जी सर, बहुत आला नस्ल का कुत्ता था जी, ये आला नस्ल का कुत्ता है और ये इम्पोर्टेड ब्रीड है सर। कितनी कीमत होगी इसकी? ये मुबैना तौर पे सर 4 लाख इसकी बताई जा रही है जी। अच्छा। लेकिन ये कमिश्नर साहब ने वैसे ये उन्होंने खुद अपना मौकफ दिया था ना जी, उसमें उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल इतना कीमती नहीं है। ये आप सहाफी दोस्त जो हो, मेरे साथ कुछ ज्यादा ही मोहब्बत का इजहार करते रहे हो, और उनका ये कहना था कि आपने इसकी कीमत इतनी बताई है। मुझे एक दोस्त ने गिफ्ट किया था, ये महंगा कुत्ता है लेकिन ये मैंने खुद खरीद नहीं किया था, ये गिफ्टेड है। चलिए, उनको इससे मोहब्बत हो गई थी और जाहिर पालतू जानवर से मोहब्बत तो होती है। जी सर, उन्होंने कहा कि जो लोग रखते हैं पेट्स वगैरह, आपने भी अगर रखे हैं, मुझे उन्होंने मुखातिब करके कहा था कि अगर आपने भी कभी रखे हों और आपका कोई मिस हो जाए तो आप यकीनन उसको तलाश तो करेंगे। तो मैंने अगर इलाका पुलिस को कह दिया कि मेरा यार ये डॉग जो है ये मिसिंग है, तो बराह करम इसको ढूंढे, मेरी कोई मदद करें, तो ये कोई ऐसी ये चंबे की बात नहीं थी जितना इसको। तो ये मिला कहां से? ये सर कुछ लोगों ने ना जी, चूंकि उसकी तस्वीर दी गई और कमिश्नर साहब के बकौल उन्होंने जाती हैसियत में एक रिक्शा जो है उसको भी हायर किया और ऐलानात भी करवाए, तो वो फरमा रहे थे कि फिर उसके बाद उन्हें इतला मिली है कमिश्नर साहब का जो घर है ना जी, वहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूरी के फासले पे ना जी एक मोहल्ला है खोखर की, वहां से ये मिला है जी। तो वहां कुछ लोगों ने निशानदेही की। वो मुस्लिम लीग नून वालों का मोहल्ला है या पीटीआई वालों का? सर वो बस ज्यादा वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी भी रहती है और हमारे मुस्लिम। अच्छा जावेद बस आखिर में ये बता दें, क्या कमिश्नर साहब का जो बाकी अवामी शिकायत हैं, अवाम से भी इसी तरीके से जो शिकायत हैं उसका भी इसी तरीके से अजाला करते हैं, इसी तरह? मतलब यह है कि जो मुजरम हैं, चोर हैं, डाकू हैं, उनकी तलाश भी इसी तरह होती है गुजरांवाला में? बिल्कुल जी, वो
पुलिस जो है वो अपनी कारकर्दगी भी दिखाती तो रहती है, लेकिन जो देखिए पूरी रीजन का कमांडर है, कमिश्नर साहब जो हैं वो चूंकि डिविजनल हेड होते हैं, उनके जेरे कमान सारे ये महकमा जात होते हैं, तो जो जिस इन्हमाक का इसमें जिस इन्वॉल्वमेंट का किया गया सामने मुजाहिरा, वो बाकी आपकी बात ठीक है, वो बाकी केसेस में तो नजर नहीं आता। एक बेनवा आदमी होता है या एक लेमैन जो है। चलिए हमारे ये घुम्मन साहब जो हैं, घुम्मन साहब ऐसे भले आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, नेक शोहरत है सर, नेक नाम आदमी है, लेकिन ये है कि ये उनकी किस्मत ही है अच्छी कि उनका लकीली ये मिल गया, अदरवाइज अगर वो नाम पुलिस के इंचार्ज कौन है यहाँ? पुलिस के जो सर सीपीओ हैं गुजरांवाला में, वो भी नेक शोहरत अफसर हैं, लेकिन इतना पुलिस की इसकी बाज़याबी में पुलिस का इतना किरदार नहीं है। ये लोगों ने खुद तलाश कर लिया। बहरहाल ये जो है अच्छी खबर है। चलिए आप मुबारकबाद दें और मिठाई खाएं जाके घुम्मन साहब से। ठीक है जब इसमें बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं शामी साहब, और अगला जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंतहाई संजीदा नोयत का है और इस पर हमें एहतियात करनी है, और जो कोरोना के केसेस हैं उसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। डॉक्टर जवाद अस्कर राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुतादी अमराज। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब ये जो चौथी लहर आई है इसने तो बहुत परेशान कर दिया है, छक्के छुड़ा दिए हैं। अब सिंध हुकूमत कह रही है कि फौरी तौर पर लॉकडाउन होना चाहिए, और हमारी जो वफाकी अदारे हैं वो कह रही है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या किया जाना चाहिए? पहले इसको सियासी मसला नहीं बनाना चाहिए, और जब इसको सियासी मसले के तौर पे डील किया जाए तो यही प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो यूनिटी ऑफ एक्शन है वो हमें नज़र नहीं आती, और जितने भी प्रॉब्लम पाकिस्तान में कोरोना कंट्रोल में आए हैं वो इसी वजह से आए हैं। मेरे ख्याल से लॉकडाउन एक जिस तरह किसी के शुगर वाले की टांग काट देना एक उसका इलाज का ही हिस्सा है, इस तरह लॉकडाउन आखिरी तौर पे जाके उस पर अमल दरामद करना इस पार्ट का इलाज का हिस्सा है। लेकिन अफसोस ये है कि उससे पहले जो छोटे छोटे काम हमने करने थे वो तो हमने किए नहीं है। हमने मास्क नहीं पहने, किसी ने मास्क नहीं पहने, तो लोग नहीं पहनते, क्या किया जाए डॉक्टर साहब? उनका नहीं बनाया। अगर लोग नहीं पहनते तो क्या करें? शामी साहब, लोगों को इल्जाम नहीं दिया जा सकता। जब आपके सियासी लीडरान, जब आपके वज़राए कराम, जब आपके अदर इन्फ्लुएंसर्स मास्क नहीं पहनते और पब्लिक गैदरिंग्स में वो आते हैं बगैर मास्क पहने हुए, तो आप एक आम गली में जाने वाले शख्स से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके कहने से मास्क पहनेगा? तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम यही है, आप खुद पिछले 4 हफ्ते की वीडियो फुटेजेस देख लीजिए, कितने बड़े लोगों ने जो साहिब इख्तियार हैं उन्होंने मास्क पहने अपने इज्तिमात के अंदर। तो जब आप मिसाल ऐसी देंगे तो फिर आप आम लोगों से ये नहीं कह सकते। लेकिन बात यह है कि डेल्टा इंतहाई खतरनाक वेरिएंट है, ये इससे पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स आए हैं, और हमारे अपने एरिया के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर इसने बहुत नुकसान किया है और कर भी रहा है। बांग्लादेश में तो अभी भी चल रहा है। तो इस वजह से हमको इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, लेकिन पहले जिस तरह ग़िज़ा और हल्की अद्वियात से इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, पहले उस पर तो अमल कीजिए। मरीज आपके पास आया तो सीधा ही उसकी टांग ना काटिए। कराची का मसला थोड़ा सा यूनिक है, तो कराची में तो 30% के करीब हो रहा है पॉजिटिविटी रेट जो है। जी, वही मैं कह रहा था कि कराची एक मेगा सिटी है जो पाकिस्तान का वाहिद मेगा सिटी है। कराची शुरू से वनरेबल था इस तरह की किसी भी सर्च के, और वो अब वहां पे आ पहुंची है। तो कराची को लोकली जरूर अपने कुछ एक्शंस लेने चाहिए ताकि ये ट्रांसमिशन कम कर सके, और वो काफी, और उसके अंदर लेकिन ऐलान करने से ये बात नहीं होगी अगर आप उन एक्शंस को इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते। हर दुकान के बाहर लिखा हुआ है मास्क पहने बगैर आप अंदर नहीं आ सकते, तो सारे बगैर मास्क के बगैर जा रहे हैं। तो ये अगर आपकी इंप्लीमेंटेशन नहीं गवर्नमेंट करा सकती तो फिर अनाउंसमेंट जिस चीज की मर्जी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे कि आप वैक्सीनेशन पे जोर है, कहते घर घर जाएंगे, कैंप भी लगाए जाए, तो ये वैक्सीनेशन जो है उससे कोई फौरी तौर पर ये यानी कोई रुकावट पड़ जाएगी इसके रास्ते में?
नहीं, वैक्सीनेशन जरूरी है और हमारी स्पीड भी ज्यादा हुई है, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी भी हमने पाकिस्तान की 3% आबादी तक फुल्ली वैक्सीनेट कर चुके हैं, और अगर 18 साल से बड़ी उम्र के लोग देखें तो जो 6% तक, तो अभी उस लेवल तक पहुंचना जहां पे वैक्सीनेशन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी एज ए पॉपुलेशन और एज ए कम्युनिटी, वो अभी दूर है। उस वक्त तक हमारे पास पब्लिक हेल्थ ही है, हमारे पास हथियार हैं जिसके अंदर मास्क, सोशल डिस्टेंस और ओपन एयर वेंटिलेशन, ये एक छोटा सा नुस्खा है जो आसानी से बगैर किसी नुकसान के किया जा सकता है कि आप अपनी खिड़कियां दरवाजे खोल दीजिए और पंखे चला दीजिए, उससे आपका बिजली का बिल भी कम आएगा और आप इस इन्फेक्शन से बचे भी रहेंगे। लेकिन ये छोटा सा जो नुक्ता है वो हम इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमें गर्मी लगती है, अवाम जो है वो भी गफलत बरत रही, जबकि हुकूमत भी जब नरमी दिखाती है तो अवाम जो है वो इस तरफ चली जाती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम है नाज़रीन, इसी समय बात करेंगे PP38 सियालकोट ज़िमनी इंतखाब का, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यहाँ पर मैदान मार लिया है। और शमी साहब फिरदौस साहिबा से भी बात करेंगे, लेकिन नून लीग की जो कह लें कि अज़लों की ये सीट थी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कल मार ली है, तो छीन लिए उनसे। अब मुस्लिम लीग नून वाले तो धांधली का शोर मचा रहे हैं, और अनस सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि डस्का में जिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने वो यानी वोट चोरी करने की कोशिश की, धुंध में गायब हो गए, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो किसी और शख्स को जरूरत ना होती कि इलेक्शन में धांधली करें, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब सियालकोट में भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने, बास ने ये कार्रवाई कर दी। तो मैंने सोचा कि राजा साहब का फरमाना तो बजा है, लेकिन फिर इनको चाहिए था कि उस पर एहतजाज करते, को अदालत का दरवाज़ा खटखटाते और कहते कि उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। और अब भी यहाँ बार बार ये बात कही जा रही थी कि अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं उन्होंने पोलिंग के इंतजामात पे बड़े इत्मीनान का इजहार किया था। तो बहरहाल PTI का कहना तो ये है कि इलेक्शन मुनसफाना थे और हमने मुस्लिम लीग का बयानिया जो है उसको शिकस्त दी है। डॉक्टर साहब भी साथ मौजूद हैं हमारे। तो डॉक्टर साहब तो ये फरमा रही थी कि मुस्लिम लीग नून धौंस से, धांधली से, पैसे से ये नशिस्त हासिल करती थी, इलेक्शन जीत लेती थी। तो फिर मैंने सोचा कि अगला फिक्रा तो ये होगा डॉक्टर साहब का कि अब ये सारे काम हमने कर लिए तो हमने जीत ली। अच्छा, लेकिन तो डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी बात सुन रहा था, आप कह रही थी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो धौंस से, धांधली से, पैसे के जोर से इंतखाब जीत लेती थी, और लेकिन अगला फिक्रा फिर आपने नहीं बोला, तो गोया अब आपने ये सारे काम शुरू कर दिए हैं इसलिए इलेक्शन जीत लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी साहब, सबसे मैं करती हूँ कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो 2 सीटें मेरे हल्के से जीती हैं, आप अपने शिगिर्द को शाबाश तो देते ना कि सियासत के मैदान में, मुश्किल हल्के में सियासी खिलाड़ियों को चारों शाने चित करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के यहाँ झंडे आपको तो मुबारकबाद भी दी है वजीर आजम ने। बिल्कुल जी बिल्कुल, और मैं तो चाहती हूँ ना कि आप मेरे उस्ताद हैं, आप भी मुझे मुबारकबाद देते। तो आप तो खुद बड़ी उस्ताद हैं। का पटारा खोल दिया है। तो अब इसका मतलब है आपका मैदान साफ हो गया है। देखिए, सियासत के अंदर कभी भी मैदान साफ नहीं होते, वहाँ चैलेंजेस रहते हैं। ठीक, लेकिन देखना ये है कि आपका इस वक्त जो 40 साल का एक खानदान नस्ल दर नस्ल इस हल्के में हुक्मरानी कर रहा था, वरियो फैमिली का जो इस हल्के से बाप बेटा फिर बेटा फिर बाप फिर बेटा, ये एक मुसलसल सफर था उनका जो 40 साल पे मुहित था। और वहाँ अपने खानदान के अलावा ना किसी को वो टिकट देते थे और ना किसी की रसाई होती थी वहाँ क़यादत तक। सिर्फ और सिर्फ जात के साथ जुड़ा एक सियासी अमल था जहाँ उनके आपने फिर ये कैसे, क्या जादू चलाया आपने, क्या करतब दिखाया
कि वरियो खानदान का तख्ता उलट दिया? सबसे पहले जो करतब था उसकी पहली जो रेसिपी या पहला सबसे अहम स्टेप ये था कि हमने पीटीआई ने 2018 की गलतियों से सीखा, क्योंकि 2018 में पीटीआई डिवाइडेड रही, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही विद इन पीटीआई, जिसका फायदा मुखालफिन ने उठाया। तो सबसे पहली जो अचीवमेंट यहाँ हुई कि हमने सबको इकट्ठा किया और एक यूनाइटेड पीटीआई ने नून लीग का मुकाबला किया। तो सब लोग मुत्तहिद हो गए पीटीआई के, हुए पीटीआई के। दूसरा जो अहम फैक्टर ये था कि ये सारा रूरल एरिया है और इस रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो बॉर्डर एरिया पे रहने वाले हमारे बहन भाई हैं वो रियासत के बयानी के साथ जाते हैं। मरियम नवाज और पीएमएलएन ने जिस तरह रियासत के खिलाफ बयानियां चलाया और रियासत को मुतनाज़ा बनाने के लिए रियासती इदारों के साथ जो उन्होंने नफरत के बीज बोए कश्मीर के अंदर, यहाँ बॉर्डर एरिया पे बैठे वो तमाम जो मुहिब्बे वतन सारा दिन हिंदुस्तानी फौजों की गोलियों का सामना करते हैं, उन्होंने उस पर नागवारी का इजहार किया। तीसरा फैक्टर जो था कि यहाँ चूंकि नून लीग की मुसलसल इस खानदान की जारादारी रही, थानों के अंदर कचहरियों के अंदर अवाम का इस्तेहसाल हुआ और थानों और कचहरियों में उन्हें यरगमाल बना के जो सियासत होती रही, अवाम उससे मुतनफर थे। यहाँ तरक्की के नाम पे जो खिलवाड़ हुआ, और आपको भी पता है कि इस हल्के में कि मेरे 2018 के इलेक्शन में 15 दिन पहले ये हल्का मेरे साथ जुड़ा था। इससे पहले ये जाहिद अहमद साहब और वलियो खानदान की जारादारी में था, तो मुझे मौका नहीं मिल सका था कि मैं इस हल्के में काम कर सकूं। डॉक्टर साहब अब आपने मोहब्बत के बीज बो दिए हैं यहाँ। इंशाल्लाह आपने देखा कि जो 3 साल मैंने यहाँ मोहब्बत की फसल उगाई थी, जो मैंने उसकी मोहब्बत की उन फलदार दरख्तों की आबियारी की थी, वो मीठा फल जो है 3 साल बाद पीटीआई की फतह की शक्ल में इस हमारे कैंडिडेट की। राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि धांधली हुई है, ठप्पे लगाए हैं प्रिजाइडिंग अफसरों ने और जाली वोट डाले गए हैं। कि ये तो हम कह रहे हैं, ये हमारे अल्फाज उनकी जबान पे जचते नहीं। ये पीटीआई की कारस्तानियां नहीं हो सकती, ये नून लीग के रवायती हथकंडे हैं और आसान तरीके से उन्होंने अंजाम भी दिए हैं। लेकिन हमें ये पता है कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। नून लीग का जो इस वक्त मुंह छुपा के शर्मिंदगी से बचने का रवायती बयानी है कि जहां हार जाए वहां धांधली का सहारा ले, ये अल्फाज चुरा ले। आपने कोई हथकंडा इस्तेमाल नहीं किया। हमारा हथकंडा जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान का जज्बा है, वो जुनून है, इमरान खान का नजरिया है और हमारी अनथक मेहनत है। और नून लीग का जो नोट को इज्जत दो का जो नारा था, हमने उसको वोट को इज्जत दे के जिस तरह से अपनी यकजहती में बदला और नोट जो है रुसवा हुआ, वोट जो है वो जीत गया। लोग तो कहते हैं वो बरियार साहब के नोट ही बड़े थे, उनके पास उनके ब्रीफकेस भरे हुए थे और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके दामाद हैं, तो लोग तो ये कहानी भी बताते हैं। शामी साहब कोई एक ऐसा वाकया बताएंगे टीवी पे आके, कोई ऐसी फुटेज बताएं, कोई ऐसा मंसूबा जिसमें किसी जगह हमारे नोट जो है वो नून लीग के नोटों के हम पल्ला नजर आए हों। नून लीग ने, या आपको भी पता है कि चमक की ये पैदावार जमात है। ठीक है डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया शामी साहब। वक्त की चूंकि कमी है, हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है और आपने जो इल्ज़ामात हैं जो नून लीग की जानिब से लगाए गए उनको मुस्तरद करती हैं। नाज़रीन वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन प्रोग्राम नुक्ता नज़र से आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।